तो बेटा आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मैं आपको इंडेक्स लिखा रहा हूं। पहला टाइप्स ऑफ सॉल्ट, दूसरा परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, तीसरा लीगेंड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लीगेंड्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद 4 के बाद 5 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 6 पढ़ेंगे हम वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, ये सब आने हैं। ठीक है, 7 पढ़ेंगे हम EAN, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। फिर 8 पढ़ेंगे EAN के बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। 9 पढ़ेंगे हम CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। और 10 पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक टॉपिक और 11 बहुत आसान, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो एक और टॉपिक, वैसे सब टॉपिक होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। 14 कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। 10 पर बेटा क्या लिखा है, 10 पर है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ। चलो मैं 10 को हटा देता हूं, इसको लास्ट में लिख देता हूं। ये 10 है, इसको 11 कर लो, इसको 12, 13, ये 14 कर लो। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। ये आराम आराम से चैप्टर चलेगा। इससे पहले आप पुराना सारा बैकलॉग कंप्लीट कर लो। EN की फुल फॉर्म होगी बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें खुल के क्वेश्चन पूछना, जो भी आपको समझ में नहीं आता है। इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर ये ऐसा है जिसमें आराम से कंसेप्ट है हमारे, बहुत रटने वाला नहीं है, मजेदार चैप्टर है ना। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। 9 पे क्या है, 9 पे बेटा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, लिख लो CRYSTL, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। साथ में लिखा EN की फुल फॉर्म होती है बेटा इफेक्टिव, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सब डिटेल में पढ़ेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, ज्यादा नीचे अब नहीं लिखूंगा, है ना, अब नहीं लिखूंगा। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, चलो पढ़े आगे। लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 2 तरह के सॉल्ट होते हैं। लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, there are 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। साथ साथ बनाना नोट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कौन कौन से, फर्स्ट डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। पहला लिखो डबल सॉल्ट। 2 तरह के सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलेंगे।
साथ साथ लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट, पहला डबल सॉल्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट में लिखो, देयर आर दोज एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड, देयर आर दोज एडिशन और मोलिक्यूलर कंपाउंड्स। डेफिनेशन लिखो साथ साथ, बोर्ड में भी ये चैप्टर है तो डेफिनेशन भी साथ साथ लिखें। दे आर दोज एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड which lose their identity in solution, which lose their identity in solution, जो अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन में लूज कर देते हैं, ठीक है। विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन और इन एक्वस मीडियम, है ना, कुछ भी बोल सकते हो, इन सॉल्यूशन और इन एक्वस मीडियम। क्लियर है? साथ साथ लिखते जाओ। ये कह सकते हैं विच डिसोसिएट इनटू देयर सिंपलर आयन, जब ये सॉल्यूशन में हम इनको डालेंगे तो ये अपने सिंपलर आयन में स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। और कह सकते हैं दे गेट डिसोसिएटेड इनटू देयर सिंपलर आयंस, ये अपने सिंपलर आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जितने भी आयन से मिलके बने होंगे, पानी में डालोगे, एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो ये सिंपलर आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। दे गेट डिसोसिएटेड इनटू देयर सिंपलर आयंस। देखो जैसे ये है बेटा, KCl प्लस MgCl2, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, ये 1:1 रेशियो में हमने मिला दिया तो ये बन जाता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ये बन गया डबल सॉल्ट। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, क्या नाम होता है? कार्नालाइट, कार्नालाइट, ठीक है। अब इसको तुम पानी में डालोगे ना बेटा, तो K प्लस प्लस Cl माइनस N प्लस Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस N, जितने भी आयन से मिलके बना होगा ये सबका टेस्ट देगा सॉल्यूशन में, क्योंकि सारे आयन K प्लस भी, K प्लस का भी टेस्ट देगा, पोटेशियम का भी, Mg प्लस 2 का भी देगा, Cl माइनस N का भी देगा। तो ये अपने सिंपलर आयन में स्प्लिट हो जाता है ऑन डिसॉल्विंग इन एक्वा सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन। 1:1 रेशियो में दो सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो डबल सॉल्ट मिलता है। 1:1 रेशियो में दो सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो डबल सॉल्ट मिलता है। और एग्जांपल देखो इसके, FeSO4 लिखो, FeSO4 सॉलिड प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O, है ना, क्या बनेगा? FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, क्या नाम होता है इसका? मोहर सॉल्ट, बिल्कुल सही है। क्या नाम होगा इसका? मोहर सॉल्ट। अब ये भी हमने क्या 1:1 रेशियो में मिक्स किया। अगर दो सिंपल सॉल्ट को हम 1:1 रेशियो में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? डबल सॉल्ट। इस डबल सॉल्ट का नाम होता है मोहर सॉल्ट, ठीक है, मोहर्स सॉल्ट, है ना। और ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा, ध्यान रखना। अगर इसकी रिएक्शन KMnO4 या K2Cr2O7 इनसे किसी से रिएक्शन होगी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? किसकी वजह से? कौन सा आयन इसमें ऑक्सीडाइज होगा? मोहर सॉल्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी वजह से? Fe+2 की वजह से, है ना। बाकी तो कोई आयन ऑक्सीडाइज नहीं होने का, सिर्फ कौन ऑक्सीडाइज होगा? Fe+2। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Fe+2 मोहर सॉल्ट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, मोहर सॉल्ट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो आगे, देख लिए। तो हम दो सिंपल
सॉल्ट को अगर 1:1 रेशियो में मिक्स करते हैं तो बनता है डबल सॉल्ट। और जैसे ये K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, तो ये क्या बनेगा? 1:1 रेशियो में ये भी मिक्स होगा, है ना? तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, क्या बोलते हैं इसको? पोटेस एलम। ठीक है, पोटेस एलम। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, 24H2O क्या बोला जाता है इसको? पोटेस एलम। जब बेटा इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो जितने भी आयन से मिलके बना हुआ है ये सबका टेस्ट देता है। जितने भी आयन से मिलके बना हुआ है ये सबका टेस्ट देगा। ठीक है, प्लस वाटर निकल जाएगा, चाहे वो K+ हो, सल्फेट आयन हो, कोई भी हो, सबका टेस्ट ये देगा। ठीक है, अब लिखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये वो एडिशन कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। मोहल सॉल्ट सबका टेस्ट देता है। हाँ बिल्कुल भाई, Fe+2b, सल्फेट आयन भी, NH4+b, अमोनियम आयन सबका टेस्ट देगा। ये भी तो डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्या है? जो अपने सिंपलर आयंस में ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब लिखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, या विच डू नॉट स्प्लिट, which do not split into their simpler ions, जो सिंपलर आयंस में स्प्लिट नहीं होते हैं, which do not split into their simpler ion। ठीक है, जो सिंपलर आयन में स्प्लिट नहीं होंगे। क्लियर है? जो जितने भी आयन से मिलके बने होंगे सबका टेस्ट नहीं देते, कुछ का टेस्ट देंगे और कुछ का टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें भी दो सॉल्ट को हम फिक्स रेशियो में ऐड करते हैं, समझे? इनको भी हम कैसे बनेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? दो सॉल्ट को, सिंपल सॉल्ट को हम फिक्स रेशियो में मिक्स करेंगे, लेकिन 1:1 नहीं होगा, है ना? 1:1 नहीं होगा। जैसे ये है CuSO4 प्लस 4 अमोनिया, है ना? 1:4 रेशियो में मिक्स किया, तो बेटा ये बनता है CuSO4 NH3 का होल 4 और SO4, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो इसको, Cu+3 NH3 का होल 4 और ये SO4 2-। देखो इसमें और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नोट करो। ये बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, CuNH3 का होल 4 SO4 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हमने CuSO4 को और अमोनिया को 1:4 रेशियो में, चलो CuSO4 प्लस 4 NH3, CuNH3 का होल 4 SO4। देखो ये कलर होता है बेटा, कलर इसका, ये जो कंपाउंड है ना CuNH3 का होल 4 SO4, इसका डार्क ब्लू कलर है। ये मैं बार बार लिखाऊंगा आपको कलर कुछ कॉम्प्लेक्स के, ताकि तुम्हें बिल्कुल रट्टे लग जाए। कलर से ही कभी कभी बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है हो जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, है ना? तो ये कॉपर CuNH3 का होल 4 SO4 बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में हम काफी कुछ पढ़ेंगे, इसकी शेप पढ़ेंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, देखा? अब देखो ये क्या है ना, ये जो है ना, ये तो इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, ये ऐसे बनता है, ये CuNH3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगता है NH3
NH3 NH3 है ना, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है इनके बीच में कॉपर और NH3 के बीच में डायरेक्शनल बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हाँ, ये और इसके बीच में क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया, Cu+TO सल्फेट के बीच में। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। इधर ये सल्फेट SO4 2-। ठीक है, चलो और देखो एग्जांपल इसके, जैसे ये है FeSO4 + 6 KCN, तो ये बनता है K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6 प्लस K2SO4। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4 FeCN6। अब मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? जो अपने सिंपलर आयन में डिसोसिएट नहीं होते, जो अपने सिंपलर आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो ये जो K4 FeCN6 है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, ये K+ का टेस्ट तो देगा लेकिन आयरन का और साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। लिख लेना, जब इसको हमने सॉल्यूशन में डाला तो ये स्प्लिट हो गया है ना, लेकिन पूरी तरह से स्प्लिट नहीं होता, अपने सिंपलर आयन में स्प्लिट नहीं होता। इट विल गिव टेस्ट ऑफ K+ बट नॉट Fe+2 और Cn-n। Fe+2 और Cn-n का टेस्ट नहीं देगा, इसको नोट करो। Fe+2 और Cn-n का टेस्ट ये नहीं देता है। ठीक है, मतलब स्टेबल होता है और इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है फॉर्मेशन कांस्टेंट पर। एक चीज लिखो फॉर्मेशन कांस्टेंट KF, दोबारा एक बार पढ़ेंगे फिर भी लिखो अभी। फॉर्मेशन कांस्टेंट KF, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा इसको, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट KF, फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं इसको, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना, लेफ्ट में हम लिखूंगा नहीं मैं। ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जरा देखो इसके बारे में। लास्ट एग्जांपल वापस बता दो, देखो ये FeSO4 6 KCN है, आपने 1:6 रेशियो में इसको मिला दिया तो क्या बना? K4 FeCN का होल 6 प्लस K2SO4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। इसके सबके बारे में पढ़ेंगे, 6 क्या होता है, CN को क्या बोलेंगे इसमें ना, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर इसको आप पानी में डालोगे तो ये 4K प्लस FeCN का होल 6 4- में ब्रेक होगा। ये लिख लेना, इसमें K+ का टेस्ट तो देगा लेकिन बेटा Fe और CN का टेस्ट नहीं देगा। अलग नहीं, सेम है। फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक ही बात है। देखो क्या होता है, जैसे ये है M+N, साथ साथ लिखना, एक्वस +6L-। ठीक है, तो ये बनता है ML6, या ये L ले लो, न्यूट्रल ले लो, +N, नोट करो, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। लिखो जरा, है ना, +6H2O, ये एक्वस है ना, L ने एक्वस हटा दिया, 6H2 ही बन गया। तो इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा KS, या KF क्या होगा, ML6 +N अपॉन M+N एक्वस, नोट करो साथ साथ, इनटू L की पावर 6। ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है KF या स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KS और KF।
बात समझ में आ रही है भाई? जितना ये ज्यादा बनेगा, मतलब ज्यादा तभी बनेगा जब स्टेबल ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट प्रैक्टिकली जो डिसाइड होती है, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो किस पे? के एफ और के एस पर। ये सारे एनसीईआरटी में भी एक टेबल बनी हुई है जिसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो ये लिगेंड है एल जो लिखा हुआ है, ये डिसोसिएट ना हो, ये प्रैक्टिकली टेस्ट ना दें, है ना। जैसे ये ज्यादा कांस्टेंट है तो ये ना Fe+2 का टेस्ट देगा ना साइनाइड का टेस्ट देगा। जितना जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसके आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी सॉल्यूशन के अंदर, या नहीं होगी। हाँ, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम हुआ, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम हुआ, हो सकता है कि उनकी कुछ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मिल जाए और वो उन कुछ आयंस का टेस्ट दे दे। ध्यान रखना, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करता है? अब देखो, इसका मान लिया जो के एफ है ये 10⁻34 हुआ, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सॉल्यूशन में आयंस है ही नहीं, सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ना ये M+N का टेस्ट देगा ना L- का टेस्ट देगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एस और के एफ। नोट कर लिया? के एफ और के, नोट कर लिया? ये हमने पढ़ा है 11th में, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF -2.303 RT log के, पढ़ा हुआ है ना, -NRT ln के एफ आएगा। देखो के एफ जितना ज्यादा होगा डेल्टा जी नॉट उतना निगेटिव होगा, इसका मतलब रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड में जाएगी। तो स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर, के एफ पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ये जो है के एस इसका, या के एफ इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू K5 इंटू K6। ये फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट, सेकंड फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन के एफ। इसमें तो समझ में आया मैंने क्या लिखा? क्यों भाई? सूर्य कह रहा है यस, रिद्धि यस, नो। देखो ये क्या लिखा है, ये तुमने पिछले साल केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा? जैसे ये M+N है, एक L, तो क्या बना, Ml, और ये +N प्लस एक H2O, है ना, ये एक्वस है। तो बेटा इसका K1 क्या होगा, Ml+N अपॉन M+N इंटू L, ये K1 हो गया। K2 क्या होगा, K2 Ml+N प्लस L, तो क्या बनेगा, Ml2+N, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, K2 दिस अपॉन दिस, ऐसे K3। तो ये हमने एक स्टेप में कर लिख दिया, और ये किसमें होगा, 6 स्टेप में होगा। तो 6 फॉर्मेशन कांस्टेंट होंगे, तो उन 6 इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये आ जाएगी एक इक्वेशन। तो रिलेशन क्या आएगा, के एफ के एस में और K1 K2 K3 K4 K5 K6 में ये आ जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, ऐड करने पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सबको पता है, तुम्हें सब जानते हो। चलो, अब इसी स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेस पर, के एफ और के एस के बेस पर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। लिखो, on the basis of stability constant Ks or Kf, there are 2 types of complexes. लिख लेना, there are 2 types of complexes. पहला लिखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, लिखो पहला परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेस पर या स्टेबिलिटी के बेस पर
दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिखो जरा डेफिनेशन लिखो, परफेक्ट की डेफिनेशन लिखो। इफ अ रिएजेंट इज अनेबल, लिखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में लिखो, इफ अ रिएजेंट, एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। इफ अ रिएजेंट इज अनेबल, साथ साथ लिखते जाओ, if a reagent is unable to identify constituents, unable to identify 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 the constituents, if a reagent is unable to identify constituents ions of a complex ion, constituent ions of complex ion, कॉम्प्लेक्स आयन, तो हम क्या बोलेंगे, अगर कोई रिएजेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कॉम्प्लेक्स आयन के कंस्टिट्यूएंट आयंस को, तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएजेंट। हो सकता है कोई और रिएजेंट ब्रेक कर दे, किसी और रिएजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स आयन के कंस्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट अगर अनेबल है आइडेंटिफाई करने में कॉम्प्लेक्स आयन के आयंस को, तो हम क्या बोलेंगे कि उस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है ना। क्या बोलेंगे देन, लिख लो, देन विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट, कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट, नोट करो, then with respect to reagent complex is perfect। देखो जैसे ये है, समझो, जैसे देखो बेटा Cu+2 है, Cu+ है, इसकी रिएक्शन हम H2S से करा रहे हैं, H2S पास करा दिया हमने, है ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हमें Cu2S मिलता है, Cu2S प्लस ट्वाइस H+, Cu2S प्रेसिपिटेट होता है, Cu2S प्लस ट्वाइस H+, ठीक है। लेकिन अगर Cu+ फ्री होगा तो H2S से रिएक्ट कर कर Cu2S बनाएगा, Cu2S प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये है CuCN का होल 4 और 3-, CuCN का होल 4 3-, और हमने इसमें H2S पास कराया तो नो PPT, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि ये जो कॉम्प्लेक्स है CuCN का होल 4 3-, इट इज परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू H2S। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? परफेक्ट और इम्परफेक्ट का मतलब क्या है, क्लियर है? तो जो ये CuCN का होल 4 2- है, ये कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है क्योंकि ये Cu+ आयन या CN का टेस्ट H2S के साथ नहीं दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखो, कॉम्प्लेक्स इज, दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट, दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू H2S, बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू H2S, ठीक है। हाँ, इम्परफेक्ट भी हो सकता है किसी और रिएजेंट के रिस्पेक्ट में, पर हम H2S की बात कर रहे हैं, तो H2S के रिस्पेक्ट में दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट, दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट। जैसे देखो ये है Fe+3O, जैसे ये Fe+3 है, अगर इसमें हम HCN- डाल दें, HCN-, अगर किसी सॉल्यूशन में Fe+3 है, अगर इसमें HCN-, डालते हैं तो FeSCN का होल थ्राइस ये बनता है, और इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर, है ना, ब्लड
रेड कलर होता है इसका। अगर सॉल्यूशन में Fe+3 आयन होगा, अगर उसमें हम HCN माइनस आयन डाल देते हैं, ठीक है, HCN माइनस, तो ब्लड रेड कलर आ जाता है, ब्लड रेड कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeHCN का होल थ्राइस, अगर Fe+3 आयन है। लेकिन अगर ये है FeF6 3-, इसमें हमने 3 ये HCN माइनस आयन डाल दिया, जितना भी हो अपने हिसाब से, तो नो पीपीटी, नो कलर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो FeF6 माइनस है, FeF6 3- इज परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू HCN माइनस। ठीक है बात भाई, विद रिस्पेक्ट टू HCN माइनस, परफेक्ट है ये। चलो अब आगे लिखो इम्परफेक्ट, कहीं डालो इम्परफेक्ट, ये नोट कर लिया। नहीं समझ में आए मुझे बताते रहना, साथ साथ याद करना है बेटा सारी चीजें, है ना। मजेदार चैप्टर है। कभी कभी आईआईटी के अंदर, मेडिकल के अंदर 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्लास के अंदर, आना ही उससे है, ऐसा नहीं कुछ आपको अलग करना होगा। चलो अब लिखो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इस चैप्टर का तो मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं, कुछ भी आपको करना पड़े क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, तो अब इसका उल्टा हो गया परफेक्ट का। अगर कोई रिएजेंट एबल है कंस्टिट्यूएंट आयंस को आइडेंटिफाई करने में, तो बोलेंगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स है इम्परफेक्ट है। लिखो इफ अ रिएजेंट इज एबल टू आइडेंटिफाई, इफ अ रिएजेंट is able to identify constituents of complex ion, तो क्या बोलेंगे, then complex is said to be imperfect with respect to that reagent। उस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स क्या होगा, क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट कहेंगे। ठीक है ना, इम्परफेक्ट बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स को इम्परफेक्ट बोला जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स इज इम्परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट। जैसे एग्जांपल देखो, ये CD+2 है, अगर इसमें से H2S पास कराओ तो बनेगा CDS प्लस ट्वाइस H प्लस, है ना, CDS प्रेसिपिटेट होगा। अब जैसे ये है देखो, येलो कलर होता है CDS का गुंजन, अच्छा, CDCN का होल 4 2- CDCN का होल 4 2-, अगर इसमें से आप H2S पास कराओगे तब भी CDS प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब ये कम स्टेबल है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कम होगा, ये लेस स्टेबल है, इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो कम होगा, है ना। फॉर्मेशन कांस्टेंट इस कॉम्प्लेक्स का जो CuCN वाला था उससे कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी CuCN3- से कम होगी, है ना। कंपेयर कर सकते हो ना कि भाई अगर CuCN4- है, उसमें से हम H2S पास करा रहे हैं तो CuS प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। चलो देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स है CuCN- है ना, जो हमने पहले पढ़ा था CuCN का होल 4 3-, तो इसमें से जब H2S पास करा रहे थे तब CuS प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा था। मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू H2S, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट ड्यू टू सॉरी विद रिस्पेक्ट टू H2S, तो ये कम स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, इम्परफेक्ट हो गया ये।
है ना, आसान ही है, पर रिएजेंट टू रिएजेंट डिपेंड करेगा। डिवीजन किस बेसिस से करोगे सर? डिवीजन वो तो अब पता चलेगा कैसे करेंगे, किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना, बुलाएंगे सबको, वो स्ट्रेटजी बनेगी पूरी, हम बना लेंगे, उसकी चिंता तुम ना करो। देखो आगे, जैसे तो हम क्या लिखेंगे, लिख लो, सी डी सी एन का होल फोर 2 माइनस इज इम्परफेक्ट, नोट करो सारा, इज इम्परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू H2S, है ना। अब देखो जैसे ये है Fe+3 है, अगर इसमें तुम NaOH डालोगे तो क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस, ये बन जाएगा FeOH का होल थ्राइस। इसका कलर होता है बेटा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर। अगर हम FeF63 माइनस में, FeF63 माइनस में अगर हम NaOH डालते हैं, लिख लो, FeF63 माइनस में NaOH डालते हैं तो बन जाता है FeOH का होल 6 3 माइनस रेडिश, ये FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस बन जाता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स इज इम्परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू NaOH, है ना, नोट करो, इम्परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू NaOH, लिखो जल्दी। देखो भाई, अब कुछ टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बोर्ड में भी पूछ ली जाती हैं, वो आपको पढ़नी है ना, कुछ टर्म्स। सबसे पहले हम लीगेंड के बारे में पढ़ते हैं, लीगेंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम लीगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा लीगेंड क्या होता है समझना, लीगेंड ये लुईस बेस होते हैं। लीगेंड की डेफिनेशन क्या होगी, लिखो डेफिनेशन लीगेंड्स की, लीगेंड्स आर दोज चार्ज्ड और न्यूट्रल, लिख लो, लीगेंड्स आर ligands are those charge or neutral species which are, ligands are those charge or neutral species which are capable of, इंग्लिश अपने आप सही कर लेना आप लोग, which are capable of, which are capable of donating at least one electron pair, at least one electron pair to central atom, ठीक है। जो लिगेंड क्या होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जिसमें जो कम से कम एक लोन पेयर डोनेट कर सकें, विच कैन डोनेट वन और मोर लोन पेयर टू सेंट्रल एटम, लिख लेना। तो कह सकते हैं हम कि ऑल लुईस बेसिस आर लिगेंड्स, बोल सकते हैं ऑल लुईस बेसिस आर लिगेंड्स, सारे लुईस बेस क्या होंगे, लिगेंड होंगे, बोल सकते हैं ऑल लुईस बेसिस आर लिगेंड। लुईस बेस क्या होते हैं, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इसका रिवर्स ट्रू है, सारे लिगेंड लुईस बेस होंगे, नो, रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। ऑल लिगेंड्स आर नॉट, all ligands
आर नॉट लुइस लुइस बेस, है ना। इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन होंगे, जैसे बेंजीन। बेंजीन बेटा लुइस बेस नहीं होता, पर ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बिहेव एज लिगेंड। कई सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी शेयर कराता है, डोनेट करता है, लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास। बिहेव एज लिगेंड बट नॉट लुइस बेस। लुइस बेस नहीं होगा, ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, लुइस बेस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाता है, गलती भी हो जाती है अगर मैं ध्यान नहीं रहता है तो। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, ये लिगेंड अब लिखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड। इंटरेस्टिंग है, आगे मजा आएगा लिगेंड के टाइप पढ़ने में। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जो पढ़ेंगे कल, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड कल पढ़ेंगे, है ना। आज इतना ही।